पैसेंजर एयरक्राफ्ट दूषित हवा का पता लगाने वाली प्रभावी पद्धतियों और ब्लीड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टमों की स्थापना को अनिवार्य बनाने की मांग। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी ने निम्नानुसार कहा है, दूषित हवा फ्लाइट सुरक्षा का मुद्दा नहीं है। यात्री जेट विमान में हवा की गुणवत्ता सामान्य इंडोर परिवेशों में देखी गई हवा की गुणवत्ता के समान है या उससे बेहतर है। और अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन ने कहा है, अध्ययनों ने प्रमाणित किया है कि केबिन की हवा दफ्तरों और घरों में पाई जाने वाली हवा की जितनी ही अच्छी है या उससे बेहतर है। विरल परिस्थितियों में कुछ यांत्रिक समस्याओं के कारण धुएं केबिन में प्रवेश कर सकते हैं। वैश्विक हवाई यात्रा के प्रारंभिक दिनों में विमान व्यवस्था ने हमेशा विमान की सुरक्षा को और हवाई यात्रा को यथासंभव सुरक्षित बनाने का निरंतर प्रयास किया है। नई टेक्नोलॉजी और घटनाओं और दुर्घटनाओं के विश्लेषण के जरिए विमानन उद्योग ने अक्सर कमियों को पूरा करने और क्रू एवं यात्रा करने वाली आम जनता के लिए जोखिमों को कम करने के लिए नए उपाय खोजे हैं। मौसम रडार और ऑटोमेटिक लैंडिंग जैसी टेक्नोलॉजियां, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी के चेतावनी सिस्टम, टक्कर रोधी बचाव के सिस्टम, एयरबोर्न विंड शीयर डिटेक्शन और चेतावनी के सिस्टम, 9/11 के बाद से नए प्रबलित और बंद कॉकपिट के दरवाजे, और मलेशियाई विमान MH370 के लापता होने के बाद वास्तविक समय में विमान को खोजने में मदद करने के लिए ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट ADSB के उपयोग को शुरू किया गया है। ये उन अनेक उपायों में से बस चंद कुछ उदाहरण हैं जिन्हें दशक दर दशक कार्यान्वित करके एरोस्पेस उद्योग ने विमान की सुरक्षा को सुधारने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद विमानन की एक कमजोरी है, एक ऐसी समस्या जो जेट युग के आरंभ से मौजूद है, एक अयोग्य डिजाइन धारणा। यह समस्या उस पद्धति से संबंधित है जिसके जरिए अधिकांश विमानों में सांस लेने के लिए हवा प्रदान की जाती है। एक ऐसी पद्धति जो ब्लीड एयर के नाम से ज्ञात है, क्योंकि इसे इंजन के कंप्रेशन भाग से ब्लीड प्रवाहित किया जाता है। सिस्टम डिजाइन के एक कार्य के तौर पर गर्म इंजन ऑयल के कारण ब्लीड एयर प्रवाहित हवा विभिन्न मात्राओं में प्रदूषित होगी, और चूंकि इस हवा को फिल्टर नहीं किया जाता है, इसलिए यह क्रू और यात्रियों के स्वास्थ्य और विमान की सुरक्षा के लिए एक संभाव्य जोखिम है। दूषित हवा से संबंधित प्रारंभिक विमान सुरक्षा रिपोर्ट 1950 के दशक के जितने पुराने समय में सैन्य विमान के संबंध में पाए गए हैं। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, मुझे उल्टी सी आने लगी और काफी चक्कर से आने लगे। मुझे याद नहीं आता कि मुझे कोई अजीब सी या अप्रिय गंध आई हो, न ही मुझे किसी असामान्य चीज का स्वाद अनुभव हुआ। समस्या का निवारण करने के लिए सेना ने जल्द ही सभी पायलटों को ऑक्सीजन मास्क पहनने का निर्देश दिया। असैनिक विमानों में इस समस्या की हद कई दशकों तक सिगरेट के धुएं की आड़ में छुपी रही, जब तक 1980 के दशक के अंत 1990 के दशक की शुरुआत में विमानों में धूम्रपान को निषिद्ध न कर दिया गया। तब से लेकर दुनिया भर में रिपोर्ट की गई दूषित हवा की घटनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, और इसके साथ साथ रिपोर्ट किए गए विमान सुरक्षा संबंधी मुद्दों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। मैंने अपने सर से हेडसेट हटाया, जल्दी पहनने योग्य ऑक्सीजन मास्क को पकड़कर पहना। मुझे शायद ही याद है कि मैंने यह कैसे किया, और काफी समय तक यही मेरी आखिरी शारीरिक गतिविधि थी, क्योंकि मुझे काफी हद तक लकवा मार गया था। उसके बाद न तो मैं हिल सकता था, न ही अपना हाथ ऊपर उठा सकता था। ऑस्ट्रेलियन विमानन रेगुलेटर के प्रधान कासा ने 2 दशक पहले इस समस्या को स्वीकारा था। यह तो निसंदेह है कि सभी विमान समय समय पर विमान के भीतर धुएं की समस्या का सामना करते हैं। मेरी राय में हम सटीक रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह विमान के एयर कंडीशनिंग सिस्टमों के मूलभूत डिजाइन की एक विशेषता है, जिसके तहत इंजनों से हवा प्रवाहित होती है और कभी-कभी इंजनों से रिसाव होता है। मुझे ऐसे दस्तावेजों के बारे में पता चला है जिनमें इंगित किया गया है कि विमानों में मौजूद त्रुटियों के कारण उत्पन्न होने वाले विषैले धुएं के मुद्दे के बारे में चुप्पी साधने के बदले वास्तव में लोगों को पैसे दिए गए हैं। पहले दस्तावेज का नाम है एग्रीमेंट, और यह 3 सितंबर 1993 के रूप में दिनांकित है। एयर कंडीशनिंग यूनिटों में से धुआं आने लगा और किसी ने कहा, देखो धुआं निकल रहा है, और लोग डर घबरा रहे थे।
और फिर बहुत ही तेजी से पूरे केबिन में धुआं भर गया। इसलिए लोगों को पता था कि परिस्थिति बहुत संगीन है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वे डरे हुए थे। पिछले 25 सालों में दुनिया भर में 1 दर्जन से अधिक देशों में हवाई दुर्घटना विभागों ने दूषित हवा संबंधित घटनाओं से संबंधित प्रायः 50 अनुशंसाएं और परिणाम प्रदान किए हैं। इनमें शामिल है दूषित हवा के चेतावनी सिस्टमों के उपयोग को शुरू करना, जिसे रेगुलेटर केवल नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों है? विमान की सुरक्षा पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आईक्यू ने प्रशिक्षण के दिशा निर्देश जारी किए हैं और ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने इन जोखिमों के बारे में कानूनी स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है। न्याय प्राप्त करने के लिए 18 साल इंतजार करना एक लंबा समय है। अब मुझे पता है कि यह इन विमानों की डिजाइन संबंधी त्रुटि का नतीजा है। मैं आशा करती हूँ कि इस समस्या का निवारण किया जाएगा ताकि क्रू और यात्रियों को अपने स्वास्थ्य को जोखिम में न डालना पड़े। ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने यह स्वीकारा है कि सांस के साथ तेल के धुएं को अंदर खींचना नुकसानदायक है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और इसके बावजूद आज भी पायलट आपको विमान के केबिन का तापमान बता सकेंगे, विमान के बाहर का तापमान बता सकेंगे, लेकिन उस हवा की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए कोई पद्धति नहीं है जिसमें वो और विमान में उपस्थित अन्य लोग सांस ले रहे हैं। मैं एक भूतपूर्व पायलट हूँ और मैं लगभग 25 साल से दूषित हवा के मुद्दे की जांच कर रही हूँ। इस मुद्दे पर मेरे पास पीएचडी और एमएससी है और मैं एक योग्यता प्राप्त हवाई दुर्घटना जांच करता हूँ। इस समस्या का निवारण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के कार्यान्वयन को विलंबित करने के लिए विमान रेगुलेटरों, विमान के उत्पादकों और एयरलाइनों ने हर संभव कोशिश की है और आज भी ऐसा ही कर रहे हैं। वे देयता के मुद्दों से भयभीत हैं। वे बस उन सभी प्रमाणों को नजरअंदाज कर देते हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यह एक स्वास्थ्य और विमान की सुरक्षा संबंधी जोखिम है जिसका समाधान करना जरूरी है। और कितने क्रू सदस्यों को क्षतिग्रस्त या अक्षम होना पड़ेगा, जिसके बाद इस समस्या का निवारण करने के लिए उद्योग कदम उठाएगा। समस्या का निवारण करने के बदले वे केवल अधिक और अधिक रिसर्च करते रहते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य है विमानों में फिल्टर और सेंसर फिट करने और लोगों की देखभाल करने के लिए उचित कदम उठाने में विलंब पैदा करना। तेल के उत्पादकों ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया है कि क्यों इन गर्म तेलों से निकलने वाले धुएं को सांस के साथ अंदर नहीं खींचना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी भी विमान में कोई भी दूषित हवा की चेतावनी सिस्टम नहीं है। हवाई दुर्घटना के जांचकर्ताओं की अनुशंसाओं को नजरअंदाज करना, तेल उत्पादकों की चेतावनियों को नजरअंदाज करना, क्षतिग्रस्त और अक्षम्य पायलटों की बातों को नजरअंदाज करना, विशेषज्ञ वैज्ञानिक रिपोर्ट और परिणामों को नजरअंदाज करना और यात्रियों और क्रू को लगातार जोखिम में डालना घोर लापरवाही है। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसे उद्योग के विरुद्ध अधिक कानूनी कार्रवाई, अधिक रखरखाव के खर्च और अधिक नकारात्मक पत्रकारिता होगी, जो उस मूलभूत सार्वजनिक धारणा पर निर्भर है कि हवाई यात्रा सभी के लिए सुरक्षित है, जिसमें अजात शिशु भी शामिल है। जो बात हमें नहीं पता है वो यह है कि अजात शिशु के लिए इस जोखिम के क्या परिणाम होंगे। उनके पास बहुत ही सीमित समयावधियां होती है, विकास की समयावधियां, जहां एक जोखिम के कारण उनके विकास में गंभीर कमी पैदा हो सकती है। और हमें यह नहीं पता है कि इंजन के तेल से निकलने वाले यह कंपाउंड उनके विकास को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं। और ये ऐसी चीज है जिसे आप अपने अजात शिशु के लिए नहीं चाहेंगे। अब समय आ गया है कि विमानन उद्योग, नीति निर्माता और श्रम संगठन एकजुट होकर काम करें और चेतावनी सिस्टमों और पूरे केबिन में हवा के फिल्टरेशन सिस्टमों के उपयोग को अनिवार्य बनाने का आदेश दें। अगर अब भी आपको दूषित हवा के बारे में कोई संदेह है तो मुझे देखिए, मैं एयरलाइन पायलट हुआ करता था। मैंने 20 सालों तक विमान उड़ाया है और अब मैं दूषित हवा के कारण और विमान नहीं उड़ा सकता हूँ। मेरे पिछले नियोक्ता ने मुझे मेरे पद से बर्खास्त कर दिया और एक चिट्ठी देते हुए बताया कि हम आपके लिए एक सुरक्षित कार्य परिवेश की गारंटी नहीं दे सकते, और वो विमान में हवा के संबंध में था। तो यह एक वास्तविकता है। अगर यह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है तो यह आपके लिए कैसे सुरक्षित हो सकता है?
सभी क्रू और यात्रियों के पास ये अधिकार है कि वे स्वच्छ हवा में सांस लें। यात्री जेट विमानों में प्रभावी सेंसर और ब्लीड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टमों की स्थापना करने का समय आ गया है। सुविज्ञ उड़ान भरें और परिवर्तन की मांग करें। समस्या का निवारण करने के लिए उद्योग को काफी लंबा समय दिया जा चुका है।